सेल 10 लाख। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब वैसे तो लिमिट 20 लाख की होती है जीएसटी में, पर इन 11 के लिए ऑप्शन दिया गया था। ये चाहे तो अपने यहां पर जो बिजनेस करने वाले हैं उनका सिर्फ 10 लाख की टर्नओवर पर ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11 में से आज करंटली 7 स्टेट्स ने इस रूल को मना कर दिया कि जी हम अपने व्यापारी को, दुकानदार को परेशान नहीं करना चाहते और उनके लिए 20 लाख की ही लिमिट रहने देते हैं। 4 स्टेट ऐसी हैं जहां पर आज भी 10 लाख पर ही रजिस्ट्रेशन कराना है। वो है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ये 4 स्टेट्स कौन कौन सी? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। इन चारों में आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है? जब आपकी सेल 10 लाख को एनुअल टर्नओवर क्रॉस कर जाए तब कराना है, राइट। एनुअल टर्नओवर 10 लाख को जैसे ही क्रॉस कर जाए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके अलावा बाकी पूरे इंडिया में 20 लाख रुपए का रूल है। अभी अभी मैंने आपको बताया था गुड्स बेचने या सर्विस बेचने पर टैक्स कहां चोरी ज्यादा होता है? आंसर इज सर्विस। गुड्स में बड़ा मुश्किल है, सामान आएगा जाएगा पकड़ सकते हैं। सर्विस पर्सनल नेचर की होती है, पकड़ी नहीं जा सकती। तो जब हम ये बातें करेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सरकार ने कहा भाई दुकानदार को, अब बंदा हो सकता है कोई सिर्फ गुड्स बेच रहा हो या गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा हो, दो कहानी, या तो बेच रहा हो सिर्फ गुड्स या बेच रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों बेच रहा हो। तो इस केस में क्या करेंगे? अगर सिर्फ गुड्स बेच रहा है तो चोरी करना मुश्किल है। सरकार ने किसी किसी स्टेट में 40 लाख रुपए की लिमिट लगाई है, किसी किसी स्टेट में 40 लाख रुपए की लिमिट लगाई है। पर जहां भी सर्विस आ गई वहां पर चोरी करना आसान है। सरकार ने कहा अब 40 नहीं, अब तो 20 लाख पर ही टैक्स देना है। पर उन 4 स्टेट्स में गुड्स बेचो या सर्विस, किसमें? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, यहां पर 10 लाख की ही लिमिट है। इन 4 में 10 लाख की ही लिमिट है। इसके अलावा बाकी जगह 20 लाख या 40 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कंपल्सरी है, ऑप्शनल है, कब कंपल्सरी, ये अभी मैं पूरा कहानी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको जीएसटी आईएन नंबर मिलता है। क्या मिलता है? जीएसटी आईएन नंबर मिलता है आपको। जो जीएसटी आईएन नंबर आपको मिलता है वो 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 15 डिजिट का होता है जीएसटी आईएन नंबर। ये जो है ये स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। ये क्या है? स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है जीएसटी। 15 डिजिट का होता है ये स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन। पहले 2 डिजिट ये रहे, पहले 2, 1, 2, अगले 10 डिजिट की कहानी अलग है। उसके बाद 13वां डिजिट, 14वां डिजिट, 15वां डिजिट। 13वां, 14वां, 15वां डिजिट अलग होता है। 13वां, 14वां, 15वां डिजिट अलग होता है, राइट। जब पहले 2 की मैं बात करता हूं आपसे, पहला और दूसरा की, ये स्टेट कोड है। ये दिल्ली अगर बंदा है, अगर दिल्ली में बंदा है तो वो है 07, अगर दिल्ली में बंदा है तो वो है 07। पहले 2 कोड स्टेट के। अगला 10 डिजिट एज इट इज पैन नंबर है। अगले 10 डिजिट एज इट इज एक बंदे का जो पैन नंबर होता है वही है, राइट। तो 07
और 10 डिजिट का पैन, 12 डिजिट हो गए। ये जो 15वां डिजिट है ये अभी कंप्यूटर से निकलता है एक नंबर, कंप्यूटराइज्ड नंबर है। ये 14वां डिजिट फिक्स है करंटली Z, 14वां डिजिट करंटली फिक्स है विच इज नंबर Z। पर अगर मैं इस नंबर की बात करूं, 13th जो नंबर है आपका, 13, 14, 15, 13th जो आपका नंबर है, ये 13 नंबर बताता है एक पैन नंबर के ऊपर कितनी रजिस्ट्रेशंस हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं और मेरे एक दिल्ली में बिजनेस है, दूसरा हरियाणा में और तीसरा पंजाब में, 3 जगह मेरा बिजनेस है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। क्या तीनों के लिए अलग GSTIN नंबर लेना पड़ेगा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि पहले 2 कोड, ये 1 और 2 जो नंबर होते हैं ये तो स्टेट कोड होते हैं। अगर आप SSC का एग्जाम देंगे तो आपका रोल नंबर, और उसमें अगर आप चूज कर लें कि जी दिल्ली में मुझे देना है पेपर, तो आपका जो नंबर होगा वो 07 से शुरू होगा रोल नंबर। रोल नंबर 07 मतलब दिल्ली, दिल्ली का जो इंडिया में जो कोड है वो 07 है बच्चे। तो पहला डिजिट 0, दूसरा डिजिट 7। तो अगर हरियाणा है तो 08, पंजाब है तो 09। तो इसका मतलब स्टेट कोड चेंज हो गया तो GSTIN नंबर भी बदल गया। पर पैन नंबर तो मेरा ही लगेगा तीनों जगह, 1, 2, 3। तो मेरे एक पैन के ऊपर कितनी रजिस्ट्रेशंस हैं? 3 रजिस्ट्रेशन। तो ये जो 13वां डिजिट होगा ये 3 होगा, ये बता देगा कि इस बंदे के पैन पर कितनी रजिस्ट्रेशन हुई हैं, राइट। तो ये 13वां डिजिट। तो पैन जो GSTIN नंबर होता है कितने डिजिट का? 15 नंबर का। पहला 2 स्टेट कोड, अगला 10 डिजिट एज इट इज पैन नंबर, अगला 13वां डिजिट बताता है एक पैन नंबर के ऊपर कितनी रजिस्ट्रेशंस हैं। करंटली 35 रजिस्ट्रेशन हो सकती हैं एक पैन के ऊपर। 14वां डिजिट खाली है जिसको बोलते हैं नंबर Z। 15वां डिजिट कंप्यूटर से निकाला जाता है जिसको बोलते हैं चेकसम डिजिट। अब GSTIN नंबर क्या होता है ये मुझे पता है, GSTIN नंबर क्या होता है ये मुझे पता है। अब रजिस्ट्रेशन कराना है मुझे क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन कराना है मुझे। रजिस्ट्रेशन कब कब करा सकते हैं, किसको किसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है? अलग अलग पर्सन है जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है। सबसे पहला है, जैसे 3 टाइप्स हैं रजिस्ट्रेशन कराने के। एक है ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब 10 लाख की सेल, 20 लाख की सेल या 40 लाख की सेल जब आपकी क्रॉस कर गई तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, राइट। जस्ट अ मिनट। यस, जी। एक है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट बताती है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख जब आपकी टर्नओवर क्रॉस कर जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। एक है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सरकार ने कभी कभी फिक्स कर दिया भाई इनमें तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। एक है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, आपका मन करे जब मर्जी रजिस्ट्रेशन कराने, नहीं मन करे मत कराएं। एक मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था डीम्ड रजिस्ट्रेशन।
डीम्ड रजिस्ट्रेशन, एक ही एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, इन सब में नहीं, एक में करा लो, बाकी में मान लिया जाएगा। अगला है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, हाँ जी बच्चे, एम आई विजिबल टू यू? यस बच्चे, एम आई विजिबल टू यू? Yes, I am visible, but screen off हो गई है. Yes, sooner I'll be just sharing a screen. I think so. There is a technical problem today. Just a second. Yes, I have shared the screen. Are you able to see the screen now? Yes. Just check it out. Are you able to see the screen now? I have just shared. Right, Payal, right. So let us go ahead now. अगला होता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। सुओ मोटो, ये SUO, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। तो ये सब रजिस्ट्रेशन के टाइप्स हैं, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख वाला। अगर आपकी टर्नओवर इस डेट को, मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और आज मिस्टर एक्स एक दुकानदार हैं, उनकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गई, तो भाई अब उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। पर अगर वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में है तो उनको 10 लाख पर ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये जो रजिस्ट्रेशन, जो एग्रीगेट टर्नओवर आपको सेल देखनी है, ये पूरे इंडिया के बेसिस पर देखनी है। इंडिया का मतलब, अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में है, तो मुझे टोटल सेल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की देखनी है। टोटल सेल मैंने देखी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की, वो बन गई, मान लेते हैं 22 लाख रुपया, 21 लाख रुपए। दिल्ली में मैंने माल बेचा 7 लाख का, हरियाणा में भी 7 लाख का, पंजाब में भी 7 लाख का, तीनों ऐड करो, कितना हो गया? 21 लाख। तीनों स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। मैं 4 स्टेट में बिजनेस करता हूं, चारों में 3-3 लाख रुपए का माल बेचा है। दिल्ली में 3 लाख का, हरियाणा में 3 लाख का, पंजाब में 3 लाख का, और साथ में मणिपुर में भी 3 लाख का। तो क्या मेरी स्टेट, एक जो स्टेट है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो गई? यस। अगर एक भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं
तो आपको रजिस्ट्रेशन अब 10 लाख रुपए पर ही कराना पड़ेगा। तो चारों में 3-3 लाख एग्रीगेट टर्नओवर हो गई मेरी 12 लाख, 10 लाख को क्रॉस कर गई। अब मुझे चारों स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट का ये बेनिफिट है एक तरीके से। दूसरा एग्जांपल, अब एक एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड क्या क्या करें, सब कुछ ऐड कर दें A to Z जो भी आप बेच रहे हैं, चाहे वो जीएसटी में आता हो या नहीं आता हो, दोनों ऐड कर लें। एग्जांपल, दिल्ली में मिस्टर एक्स की शॉप है जो वो मोबाइल फोन बेचते हैं, और मिस्टर एक्स हरियाणा में पेट्रोल बेचते हैं। दिल्ली में क्या बेचते हैं, मोबाइल फोन। हरियाणा में क्या बेचते हैं, वही उनका ऑफिस है, वहां पर भी वहां बेचते हैं पेट्रोल, और पेट्रोल जीएसटी से बाहर है। और दोनों आइटम उन्होंने 12-12 लाख रुपए की बेच दी। दिल्ली में मोबाइल फोन 12 लाख के बेचे, हरियाणा में पेट्रोल भी 12 लाख रुपए का बेचा। पर एग्रीगेट टर्नओवर के लिए दोनों ऐड करो, ऐड करके 24 लाख हो गया। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी में। कहां कराएंगे, सिर्फ दिल्ली में, हरियाणा में नहीं कराएंगे, पेट्रोल तो जीएसटी से बाहर है। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए तो सब ऐड कर लेंगे, पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ वहां कराएंगे जहां पर जीएसटी आई वाली आइटम्स हम बेच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराना कब है, ये क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। जैसे एग्जांपल, हम बात करें फाइनेंशियल ईयर, मान लेते हैं 2021-22 की बात कर रहे हैं। डेट आ गई 16 अगस्त 2021। अभी फाइनेंशियल ईयर को निकले 4-5 ही महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, और हमारी सेल 20 लाख को क्रॉस कर गई, मोर देन 20 लाख है। तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब कब कराना पड़ेगा, जिस दिन क्रॉस कर गई उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर अब आपको अप्लाई करना है, 30 डेज के अंदर। और माना कब से जाएगा जी, 16 अगस्त से माना जाएगा, 16 अगस्त से माना जाएगा। अप्लाई 30 दिन के अंदर करना है। तो मान लेते हैं बंदे की सेल 20 लाख को क्रॉस कर गई 16 अगस्त में, और एक हफ्ते बाद उसने अप्लाई किया। तो अप्लाई कब किया, 23 अगस्त को, और उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया 30 अगस्त को मिल गया। तो क्या जीएसटी 30 अगस्त से चार्ज करेगा, यस, उससे पहले कर ही नहीं सकता। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक कैसे चार्ज करोगे। पर वो लायबल कब हुआ जी, 16 अगस्त को। तो टैक्स कब से देना है जी, 16 अगस्त से देना है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो जो कस्टमर से टैक्स लेगा वो तो 30 अगस्त से लेगा, पर सरकार कह रही है जिस दिन आपकी सेल 20 लाख को क्रॉस कर गई हमें टैक्स तभी चाहिए। तो ये कैसे होगा। तो सरकार ने कहा जितने आपके कस्टमर थे सबको वापस बुलाओ, उन सबको दोबारा से बिल इशू करें आप, और दोबारा से बिल इशू करके उन सबसे टैक्स कलेक्ट किया जाए। हमने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आपको टैक्स अपनी पॉकेट से जमा कराना पड़ेगा। हमने कहा जी अपनी पॉकेट से क्यों, तो सरकार ने कहा 20 लाख का वेट क्यों कर रहे थे, जब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर आपने देखा 19,50,000 हो गई, 60,000 हो गई, तभी अप्लाई क्यों नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए। अब सरकार आपको ऑप्शन नहीं देगी, जिस दिन आपकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गई उसी दिन से आपके ऊपर जीएसटी लगेगा, और उसे 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तब आप जीएसटी करेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 30 अगस्त को, पर एप्लीकेबल कब से माना जाएगा, 16 अगस्त से। 16 अगस्त से एप्लीकेबल तो माना जाएगा, टैक्स सरकार 16 अगस्त से लेगी, पर रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त को मिला है। तो सभी कस्टमर्स को बुला करके दोबारा बिल इशू किए जाए विद टैक्स वाले बैकडेट में, उनको बिल री इशू किए जाएंगे। और अगर कोई कस्टमर नहीं आया तो सरकार को टैक्स, उस दुकानदार को टैक्स अपनी जेब से पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये कानून है। और अगर कोई 30 दिन में अप्लाई नहीं करता तो 16 अगस्त को सेल क्रॉस कर गई, बंदे ने अप्लाई किया, 25 सितंबर को अप्लाई किया है, तो क्या 30 दिन के बाद किया, यस,
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, मान लेते हैं 30 सितंबर को, तो रजिस्ट्रेशन अब कब से माना जाएगा? 30 सितंबर से ही मानेंगे। विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हैं, तो जिस दिन आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गई लिमिट को, थ्रेशोल्ड लिमिट को, उस दिन मानेंगे। 30 दिन के बाद अप्लाई करते हैं, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसी दिन को रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। पर क्या सरकार टैक्स छोड़ देगी? आंसर इज नो। 16 अगस्त से 30 सितंबर के जो बीच का टैक्स है वो टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन ये भी अब लगेगा, क्योंकि आपने 30 दिन के बाद अप्लाई किया है प्रोविजंस में। दूसरा, अगर कोई मान लो पुराने टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड था, ये 2017 की बात कर रहे हैं, कोई वैट में, एक्साइज ड्यूटी में, इसमें रजिस्टर्ड था, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। वो कहे जी मेरी टर्नओवर नहीं है, टर्नओवर नहीं है, अब तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस बेच दिया मिस्टर वाई को, एक्स ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी आईएन नंबर उसके पास है, एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेच दिया है। क्वेश्चन है क्या उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वाई को? आंसर इज यस। रीजन बीइंग जीएसटी आईएन नंबर तो पैन नंबर बेस्ड है, तो जब एक्स से बिजनेस वाई को बेच दिया गया तो वाई का पैन नंबर अलग है, तो जीएसटी आईएन नंबर के लिए आपको फ्रेश अप्लाई करना ही पड़ेगा, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट। कभी कभी जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जीएसटी में क्या कराना है, ये पहला पार्ट खत्म हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट वाला। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, डीम्ड रजिस्ट्रेशन एंड सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की। छोटा सा है, आज मैंने बिजनेस शुरू किया, क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मेरे लिए कंपलसरी है? आंसर इज नो। पर मैं कराना चाहता हूं, क्या करा सकता हूं? यस, करा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लीजिए मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, 3 महीने हुए, 3 महीने हुए, मुझे अब लग रहा है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा करके गलत कर दिया, मुझे तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ रही हैं, अब मैं चाहता हूं कैंसिल कराना। क्या कैंसिल करा सकता हूं? यस, करा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पर्सन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रहा है वो जब मर्जी कैंसिल भी करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सभी एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, एक में कराना है, बाकी सब में ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, उसको बोलते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अगला है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन डेलिबरेटली सरकार कर देगी। ऐसा कैसे हुआ? एग्जाम्पल बताता हूं। कैंसिल कर देगा कोर्ट ही, और अगर वो केस हार गया तो जिस दिन केस हारा उस दिन से 30 दिन का, 30 डेज का समय है अब रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये होता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी हो गया, का वॉलंटरी भी, डीम्ड रजिस्ट्रेशन भी एंड सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन भी। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कभी कभी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरली कराना ही पड़ेगा। ऐसा कौन कौन से केस हैं? सबसे पहला हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कब कब आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है? सबसे पहला केस, अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स बेच रहे हैं, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई
ऑफ गुड्स का केस है। तो अगर आप गुड्स बेच रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो गवर्नमेंट ने कहा आपके लिए वो लिमिट नहीं है 10 लाख 20 लाख 40 लाख वाली, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है। जब आपका सामान दूसरी स्टेट में डिमांड है आपके सामान की, तो भाई आपको अब रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑप्शन नहीं है। दूसरा है सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सीटीपी एनआरटीपी, सीटीपी एनआरटीपी मतलब एक पर्सन जिसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई ऑफिस ही नहीं है फिक्स्ड, तो क्या वो स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन करा सकता है? आंसर इज नो, उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जैसे आपने देखा होगा जो लोग सर्कस वाले हैं, सर्कस वाले जो हैं वो एक महीना कहीं, तो अगला महीना दूसरी स्टेट में, तीसरा महीना कहीं और, तो वो स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसको कहेंगे। उसको जब वो बिजनेस करना चाहे उससे 5 दिन पहले जीएसटी में अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने से पहले एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और सीटीपी के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं देखना। सिमिलरली नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंडिया में ट्रेड फेयर लगा है 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में प्रगति मैदान में। जर्मनी से एक बंदा आया है, एक कंपनी आई है, वो अपना स्टॉल लगाने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो जो इंडिया के बाहर से कंपनी आई है कुछ दिन के लिए, उसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, वो तो सिर्फ स्टॉल लगाने के लिए आई है, तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का होता है। अगला है जिसको भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स काटना है, जिसको भी टैक्स डिडक्ट करना है, कौन से मेथड से? आरसीएम से। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? नॉर्मली अगर आप फोन खरीदने जाएं बाजार में, तो आप दुकानदार को टैक्स पे कर देते हैं और दुकानदार वो टैक्स सरकार को जमा करा देता है, ये तो नॉर्मल मेथड है। इसका उल्टा कर दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कह रही है जो फोन खरीद रहा है कि दुकानदार को 20,000 प्लस टैक्स नहीं देना, दुकानदार को 20,000 प्लस टैक्स नहीं देना, दुकानदार को सिर्फ 20,000 रुपए दें आप, और टैक्स जो है वो खुद सरकार को जमा करा दें। इट इज नोन एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उल्टा मेथड। दुकानदार टैक्स नहीं देगा, कंज्यूमर खुद सरकार को टैक्स देगा, कभी कभी ऐसा होता है, अलग चैप्टर है ये, वहां डिस्कस कर लेंगे। अगला है सेक्शन 9 ब्रैकेट इसका उल्टा कर दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कह रही है जो फोन खरीद रहा है कि 20,000 प्लस टैक्स नहीं देना, दुकानदार को 20,000 प्लस टैक्स नहीं देना, दुकानदार को सिर्फ 20,000 रुपए दें आप, और टैक्स जो है वो खुद सरकार को जमा करा दें। इट इज नोन एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उल्टा मेथड। दुकानदार टैक्स नहीं देगा, कंज्यूमर खुद सरकार को टैक्स देगा, कभी कभी ऐसा होता है, अलग चैप्टर है ये, वहां डिस्कस कर लेंगे। अगला है सेक्शन 9 ब्रैकेट 5 की, सेक्शन 9 ब्रैकेट 5 की सर्विसेज।
9(5) में जो भी आता है उसको आरसीए में रजिस्ट्रेशन, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। 9(5) में 3 सर्विसेज आती हैं। कौन सी? एक आता है रेडियो टैक्सी, दूसरा होटल्स, और तीसरा हाउसकीपिंग। रेडियो टैक्सी मतलब ओबर, ओला, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, ऑप्शन नहीं है। होटल्स, trivago.com, रजिस्ट्रेशन कराना ही है। हाउसकीपिंग, अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, सरकार ने बताया है। 5th आइटम, और किसको रजिस्ट्रेशन कराना है? जिस भी पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 51, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। जिसको टीसीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 52, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगला है, कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है। 7th आइटम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस ये देखिएगा, पहले एयरटेल का लोगो ऐसा था, यहां लिखा रहता था AIR, यहां TEL, एयरटेल। बाद में कुछ लोगो बदल करके ऐसा कर दिया गया। इंडिया में जितने भी आउटलेट हैं एयरटेल के, उन सबके बोर्ड जो हैं वो चेंज हुए होंगे। जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसने कहा जी 100 करोड़ रुपया चार्ज करूंगा, इंडिया में आपके जितने बोर्ड हैं सबकी फ्लेक्स बोर्ड पूरे बदल दूंगा। बदल दिए गए। इस पर लगभग 10% का टैक्स लगता है। 10% का टैक्स लगता है। 100 करोड़ का 10% कितना हो गया? 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ का क्या लग रहा है? इस पर टैक्स लग रहा है 10 करोड़ का। ये 10 करोड़ क्या वापस मिल जाएगा एयरटेल कंपनी को? यस, बिल्कुल मिलेगा। इसी को तो बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। पर क्या एयरटेल कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ डील करती है? आंसर इज नो। उसकी तो अलग अलग ब्रांचेस बनी हैं, अलग अलग आउटलेट हैं जिसके थ्रू वो डील करती हैं। ये जो ब्रांचेस, जो अलग अलग आउटलेट है जिनके साथ वो डील करते हैं, उनको ये 10 करोड़ रुपया थोड़ा थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वो एडजस्ट कर देंगे इसको। तो एयरटेल के लिए कंपल्सरी है कि वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराए। कैसे? कि जैसे वो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगला आइटम है 8th, OIDAR सर्विसेज। OIDAR सर्विसेज, जो पर्सन ये दे रहा है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, मतलब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब सर्विस प्रोवाइड करता है, तो यूट्यूब की कंपनी कहाँ है? यूएसए में। तो क्या यूएसए जब आप ऑनलाइन मूवी देखते हैं, 20 रुपए आपने पे कर दिया, क्या आपको जीएसटी भी पे करना है रिवर्स चार्ज में? जो देख रहा है उसको खुद नहीं। सरकार ने कहा जो भी OIDAR सर्विसेज दे रहा है, मतलब यूट्यूब, उसको अब जीएसटी में इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यह है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, खत्म हो गया। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है? पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं, आप कौन से स्टेट से हैं, आपका पैन नंबर क्या है, आपका फोन नंबर क्या है और आपकी ईमेल आईडी क्या है। ये सरकार चारों पार्ट्स वेरीफाई करेगी पहले। जब सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको वेरीफाई कर लेगी, फिर पार्ट बी खुलेगा, इसमें आप अपनी डिटेल्स भर दो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ये फॉर्म का इसका नंबर होता है GST REG 01, GST REG 01। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपके पास एक वापिस ईमेल आ जाएगी कि जी हमें आपका फॉर्म मिल गया है, आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है, जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट।
तो एक्नॉलेजमेंट जो आपको मिलेगी वो कौन से फॉर्म नंबर में मिलेगी? GST REG 02 में। अब आपने अप्लाई तो कर दिया, अप्लाई करने के बाद तीन ही काम हो सकते हैं, या तो आपने अप्लाई सही किया होगा, या अप्लाई गलत किया होगा, या आपसे कुछ और डिमांड कर सकता है। अगर आपने अप्लाई गलत किया, बिल्कुल गलत, सब कुछ गलत है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, GST REG 05 में कैंसिल हो जाएगा। सब कुछ सही है तो GST REG 06 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। और अगर आपने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो आपको नोटिस दे दिया जाएगा GST REG 03 में। इस नोटिस का आप रिप्लाई कर पाएंगे फॉर्म नंबर GST REG 04 में। GST REG 01 में क्या करना है? अप्लाई करना है। 02 में क्या करना है? आपको एक्नॉलेजमेंट, आपको पास एक मेल आ जाएगी कि जी हमें आपकी एप्लीकेशन मिल गई। वो फॉर्म जो मेल आएगी उसको बोलते हैं GST REG 02, वो फॉर्म है वो। अब GST ऑफिसर के पास सिर्फ 7 दिन का समय है, 7 डेज का टाइम, क्या करने के लिए? आपकी एप्लीकेशन पर काम करने के लिए। 7 दिन के अंदर या तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, सब कुछ सही है तो 06 में, या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा 05 में 7 डेज के अंदर अंदर, या आपको उन्हीं 7 दिनों के अंदर आपको नोटिस दे देगा 03 में। वो तीन काम वो कर सकता है, कर दिए। अब आपको रिप्लाई करने के लिए भी 7 दिन का समय मिलता है 04 में। आप 04 फॉर्म फिल करके वो उस रिप्लाई बना करके भेज सकते हैं। रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई करने के बाद फिर क्या होगा? फिर दो ही काम होंगे, या तो वो रजिस्ट्रेशन दे देगा, या रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। बस, दैट्स ऑल। ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म हो गया आपका, राइट? जी बच्चों, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म हो गया है मेरे एंड से। अब क्वेश्चन आंसर राउंड ले लेते हैं। लेट मी जस्ट रीड इट। आकाश का क्वेश्चन है, सर 40 लाख किसकी लिमिट होगी? सर 40 लाख किसकी लिमिट होगी? प्लीज आंसर यस विजिबल। बच्चे 40 लाख किसी किसी स्टेट में लिमिट होती है, वो भी सिर्फ गुड्स बेचने पर। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में ये है कि आप 40 लाख रुपए के सिर्फ गुड्स बेच रहे हैं तो ये GST की लिमिट है, और गुड्स बेचने पर 40 लाख के आप क्या कर सकते हैं? 40 लाख तक के बेचते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? साहिल ग्रेट, इट्स विजिबल। आकाश बच्चे, कभी कभी 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख की उन 4 स्टेट्स में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। बाकी पूरे इंडिया में या तो 20 की लिमिट है या 40 की। जहां भी सर्विसेज आ जाएंगी, सर्विसेज में चोरी हो सकती है, वहां पर हमेशा 20 लाख की लिमिट रहेगी। पर अगर कोई बंदा सिर्फ गुड्स बेच रहा है तो गुड्स के केस में कभी कभी 40 की लिमिट हो सकती है। वो आपको स्टेट देखनी पड़ेंगी, किन किन स्टेट ने ये ऑप्शन ओपन किया है। सर इफ आई हैव, अनोनिमस का क्वेश्चन है, सिर्फ आई हैव 10 रजिस्ट्रेशंस ऑन माय पैन, माय 13 डिजिट मस्ट बी 10। ओके ग्रेट। अनोनिमस का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया एक GST पैन नंबर से मैक्सिमम 35 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। कैसे? अगर आपके 9 रजिस्ट्रेशन है तो 13th जो डिजिट है वो 9 होगा। अगर 10 रजिस्ट्रेशन है तो A हो जाएगा, A से Z तक 26 अल्फाबेट होते हैं, तो पहले 1 to 9 यूज करेंगे, फिर A से Z, तो टोटल मिला करके 35 रजिस्ट्रेशन करंटली हो सकते हैं, राइट? अनोनिमस बच्चे, मैंने आपको बताया कि स्टेट जो है वो एक दिल्ली है, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये ऑप्शन ओपन किया हुआ है। एग्रीगेट टर्नओवर, पायल का क्वेश्चन है, सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या मतलब क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है बेटा, एक पैन नंबर के ऊपर जितनी भी आपकी रजिस्ट्रेशंस हैं, या आप जितने भी काम कर रहे हैं अलग अलग बिजनेसेस से,
उन सभी को ऐड कर दें, इट इज नोन एज एग्रीगेट टर्नओवर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायल राज का, इट मींस दैट अमेरिका से इंडिया का डिमांड आईफोन का है तो इसमें कंपनसेशन होगा। बच्चे अमेरिका से जब आप सामान मंगाएंगे तो वो कहानी बिल्कुल दूसरी है, रीजन बीइंग वो आपका इंपोर्ट का केस बनता है, राइट। एनोनिमस का क्वेश्चन था, 7th पॉइंट रिपीट कर दें। 7th बच्चे कौन सा पॉइंट है? You just write in the chat box, I'll look into the matter. आकाश का क्वेश्चन है 2nd and 7th पॉइंट। ओके, आप वो मेंशन करिए बच्चे। OIDAR का फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज, राइट बच्चे, राइट पायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थ का, सर व्हाट फॉर्म्स डज अ CTP NRTP फिल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन। CTP NRTP का बिल्कुल रजिस्ट्रेशन अलग है, उसके फॉर्म्स आपको पूरा प्रोसेस जो है वो पढ़ना पड़ेगा बच्चे उसके लिए। ये नेहा का क्वेश्चन है कि सर GSTR और 3B में क्या डिफरेंस होता है। ये बच्चे जब हम रिटर्न चैप्टर करेंगे देन एट दैट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग। ये रिटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निष्ठा का, सर GST में डबल टैक्सेशन तो हुआ ही नहीं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों मिलेगा। बेटा डबल टैक्सेशन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता, इनपुट टैक्स क्रेडिट कास्केडिंग इफेक्ट के लिए होता है, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगता है तब होता है। अगला क्वेश्चन है सौरभ का, सही है GST काउंसिल क्या होती है। बच्चे GST काउंसिल एक संस्था है जिसको हम कह सकते हैं पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के जो भी जो भी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उन सबको मिला करके एक संस्था बनाई गई है, इसको GST काउंसिल कहते हैं। ये जो डिसीजंस लेगी यही फाइनल होंगे, पूरे इंडिया में GST काउंसिल के लिए हुए डिसीजंस ही माने जाते हैं, पार्लियामेंट नहीं करती, GST काउंसिल ही सब कुछ करती है। क्वेश्चन है सर एक स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बच्चे इसमें ऐसा कुछ नहीं है एक स्टेट में कितने, मान लेते हैं मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में मेरे 3 बिजनेस हैं, एक रोहिणी में है, एक कनॉट प्लेस में और दूसरा नॉर्थ कैंपस में। अगर मैं चाहूं तो 3 रजिस्ट्रेशन अलग अलग भी दे सकता हूं या चाहूं तो एक ही रजिस्ट्रेशन ले लूं, उनमें से एक को हेड ऑफिस दिखा दूं, बाकी दोनों को ब्रांचेस दिखा दूं, जिसको GST में बोलते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये पॉसिबल है। क्या ITC सर्विसेज पर मिल सकता है, किरण का क्वेश्चन है, बिल्कुल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। CTP NRTP का मतलब होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। CTP का मतलब है जहां पर जिस बंदे का, जिस पर्सन का कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, उसको CTP बोलते हैं। और अगर वही पर्सन विदेश से हो जिसका बिजनेस नहीं है इंडिया में, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उसको NRTP बोलते हैं बच्चे। बिल्कुल उनको रजिस्ट्रेशन प्रायर कराना पड़ता है, 5 दिन पहले अप्लाई करना है, अप्लाई करने से पहले टैक्स भी जमा कराना है। GST रजिस्ट्रेशन के लिए करंट अकाउंट मैंडेटरी है, नॉर्मली हर बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ही मेंटेन किया जाता है और मैंडेटरी भी होता है। राइट पायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक का, सर इनपुट टैक्स क्रेडिट में टैक्स तो पे करना ही है। बच्चे इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जो हमने टैक्स पे किया वो हमें वापस मिल रहा है, पे नहीं करना, वापस मिल रहा है गवर्नमेंट से, और नॉर्मली वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। वो एडजस्ट होता है जो हमने सरकार को पैसा देना है उसमें से सरकार वो एडजस्ट कर देती है, जो हमने सरकार से लेना है तो उसमें से एडजस्ट करके फिर थोड़ा बहुत ही देना पड़ता है, राइट। ITC सर्विसेज पर मिलता है बिल्कुल। GST कंपनसेशन सेस, अनुष्का का क्वेश्चन है, अनुष्का का क्वेश्चन है GST कंपनसेशन सेस। बच्चे सिन एंड लग्जरी गुड्स, जो सिन का मतलब होता है पाप, जो पापी गुड्स है जैसे टोबैको है, सिगरेट है, इनके ऊपर सरकार GST के अलावा, नॉर्मल GST के अलावा एक टैक्स और लगा सकती है जिसको बोलते हैं GST कंपनसेशन सेस। दूसरा ये लगता है सिन पर, दूसरा लगता है लग्जरी पर। जैसे कार है, कार लग्जरी गुड्स की डेफिनेशन में आती है और सरकार इसके ऊपर ये टैक्स लगा सकती है। ये ओवर एंड अबव GST होता है, इसका GST से कोई लेना देना नहीं है, GST कंपनसेशन टैक्स का। नेक्स्ट है सर ये GST नेटवर्क क्या होता है।
जीएसटी में बेटा सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे होगा? कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर लगे हैं। मान लेते हैं आपने एक 10 मंजिला बिल्डिंग ली है, उस बिल्डिंग में लाखों कंप्यूटर भर दिए हैं, उनमें प्रोग्रामिंग कर दी है, उसको बोलते हैं जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क करंटली हेड कर रहे थे मिस्टर नवीन, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं बिहार से। जीएसटी नेटवर्क एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जो मैंने आपको बताया आईजीएसटी, सेंटर आधा पैसा रखती है, बाकी आधा उस स्टेट को दे देती है जिस स्टेट का होता है। ये सरकार नहीं सोचती, जीएसटी नेटवर्क अपने आप ये काम कर देता है। सब कुछ ऑटोमेशन है, पेपरलेस काम हो रहा है, तो ये नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। नेटवर्क क्या है? एक तरह से कंप्यूटराइजेशन हम कह सकते हैं कुछ हद तक। हालांकि इसको इंफोसिस को पहले जिम्मेदारी दी गई थी ये सब रन करने के लिए। 315 करोड़ का इनिशियल ग्रांट दिया गया था। आपस में कुछ भी लड़ाई होती है तो ये सब आप मैटर, जीएसटी नेटवर्क पैसे से रिलेटेड सब कुछ एडजस्टमेंट, आईटीसी किसका कितना है, कौन गड़बड़ कर रहा है, तो कुछ हद तक एक डाटा बनाना कि इसका इस बंदे ने पिछले साल इतना टैक्स दिया था, इस साल इतना कम दिया है, तो इसका मतलब ये चोरी कर रहा होगा। ये सब काम नेटवर्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सब कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी नेटवर्क, राइट। क्वेश्चन है सर, फूड एक्सपेंसेस का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं क्या? ये तो जब फूड एक्सपेंसेस डिस्कस करेंगे तब बात डिस्कस करेंगे। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक अलग चैप्टर है, वहां डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप माय टॉपिक concept is clear to all of you. Yes, great. We'll be meeting tomorrow now with a new chapter. Thank you dear students. Bye bye all of you. Yes, Rana ji, प्रशांत राणा जी, कंचन, जो बच्चे आप आकाश क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप्स, उसके लिए एक बार आपको जो बुक मैंने बताई है कमल मोहन बंसल, उसके पीछे क्वेश्चन बैंक गिवन है। थियोरेटिकल, कंसेप्चुअल, प्रैक्टिकल तीनों क्वेश्चंस आते हैं जीएसटी से, और वो तीनों हमें पढ़ने पड़ेंगे आकाश, राइट। ग्रेट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू मे लीव नाउ।